नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। फैमिली कोड एक्ट 1984 बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जब कभी भी मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग की तरफ जाएं तो हमें ध्यान रहे कि जो सारे फैमिली कोड्स गवर्न होते हैं उनके लिए एक अलग से कानून है और इसी कानून को कहते हैं द फैमिली कोड एक्ट ऑफ 1984। इसके अगर हम लोग सेक्शन 9 की बात करें तो विशेषता ये बहुत सारे प्रोविजंस बताता है और सबसे पहले आपको ये लगता है आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट में आपका तलाक ही हो जाएगा। काफ़ी लोगों को ये भ्रम होता है कि आसानी से तलाक हो जाता है। कोर्ट के क्या पावर्स होते हैं और कोर्ट किस चीज़ पर ज़्यादा एम्फेसिस करता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और स्पेशली हम लोग जिक्र करेंगे फैमिली कोड एक्ट 1984 की धारा 9 के बारे में। धारा 9 बहुत महत्वपूर्ण है। इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एडवोकेट की या जो भी आपने आपके केस के लिए लॉयर एंगेज किया है, लॉयर की और साथ ही साथ फैमिली कोर्ट की यानी जो जज बैठा हुआ है, जज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसी सेक्शन के अंतर्गत धारा 9 के अंतर्गत रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली कोड एक्ट 1984 के कानून के तहत होती है कि आपका घर टूटे नहीं, आपका घर जुड़े। ये किसकी जवाबदारी है? आपके वकील की जवाबदारी भी है और कोर्ट की भी जवाबदारी है। तो कई बार अगर आप रंजिश वश कोर्ट पहुंच जाते हैं, तलाक का मामला दायर करते हैं या जुडिशियल सेपरेशन के लिए जाते हैं या किसी अन्य कारण के लिए, तो कोर्ट सबसे पहले कोशिश करेगा, पूरी कोशिश और एफर्ट्स डालेगा कि आपके केस में सेटलमेंट हो जाए। कई लोगों को अब ये समझना पड़ेगा कि सेटलमेंट यानी समझौते का क्या मतलब होता है। क्या समझौते का एक ही मतलब होता है कि आपको समझाइश दे दी जाए और आप वापस अपने घर चले जाएं, पति पत्नी के तौर पर आप वापस से रहना शुरू कर दें? क्या समझौते का यही मतलब है? समझौते का मतलब ये नहीं है। समझौते का एक वृहद रूप से अगर आप बड़े पैमाने पर यदि मतलब समझें तो समझौते का ये मतलब होता है कि पारिवारिक मामले में आखिर होता क्या है? रंजिश, लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे के प्रति कटुतापन, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, नाखुश रहते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता है, यही तो होता है। तो समझौते का यह मतलब है कि कहीं पर पति की गलती हो सकती है, कहीं पर पत्नी की गलती हो सकती है, कहीं पर दोनों की गलती हो सकती है और जिसकी भी जो गलती है उस गलती को सुधार करते हुए उन्हें एक सही दिशा में लेकर के जाना जिससे उनका घर बच सके। ये किसकी जवाबदारी? आपके वकील की, आपके कोर्ट की और आपकी बीइंग अ पार्टी, ये आपकी भी जवाबदारी है कि आप सारे एफर्ट्स डालें जिससे आपका घर या परिवार ना टूटे। सेटलमेंट का दूसरा मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि केवल और केवल आपको समझाइश देकर घर नहीं भेजना, क्योंकि आप इतने परिपक्व या समझदार तो हैं ही, आपने एक मेजॉरिटी एज में आ गए, 18 साल 21 साल की ऊपर की आपकी उम्र है, तभी तो आपकी शादी हुई और जब शादी हुई तो आपको केवल इतने समझाइश से तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस वजह से यदि आप कोर्ट जाते भी हैं, ऐसा डिसीजन लेते भी हैं कि आपको आपके रिश्ते को खत्म करना है या जुडिशियल सेपरेशन के लिए जाते हैं या किसी और कारण से जाते हैं, तो वहां पर कोर्ट यह ध्यान रखती है कि आपके केस में जो बेस्ट सेटलमेंट हो सकता है वो सेटलमेंट होना चाहिए। और इसी वजह से फैमिली कोर्ट एक्ट की जो धारा 9 है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पॉसिबिलिटी जितनी भी सेटलमेंट की हो वो सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटी को कोर्ट ट्राई करता है, चाहे आपको मीडिएशन के लिए जाना पड़े, चाहे आपको काउंसिलिएशन के लिए जाना पड़े, चाहे आपके केस में एमिकस क्यूरी अपॉइंट करना पड़े, लेकिन कोर्ट का यही एक कर्तव्य भी होता है, कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, आपकी और आपके लॉयर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो बेस्ट सेटलमेंट आपके केस में हो सके वो करना निश्चित करें। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण जजमेंट लता पिंपल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1993 बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट पेज नंबर 255 में लता पिंपल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया UOI के जजमेंट में क्या हुआ था, इफ स्टेप्स बताए। मान लीजिए आपके परिवार के साथ में कुछ रंजिश है, पति पत्नी के बीच में रंजिश है, आप कोर्ट जाते हैं, क्या होगा? कोर्ट जाने के बाद कोर्ट सबसे पहला स्टेप ट्राई करेगी कि दोनों पार्टीज के बीच में पैचअप हो जाए और दोनों वापस से एक साथ आ जाएं किसी भी तरीके से, लेकिन जो पहला स्टेप होगा वो यही रहेगा। दूसरा स्टेप क्या है? एमिकेबल सेटलमेंट। अगर इससे समझौता नहीं हुआ, समझाइश से काम नहीं बना, तो एमिकेबल सेटलमेंट आप कर लो। चाहे अगर आप तलाक की तरफ जा रहे हैं तो आप म्यूचुअल डाइवोर्स कर लो, या आपका एलिमनी का मैटर है, कहीं पे दाव पेच फंसा हुआ है कि आपका हस्बैंड आपको 10 लाख देने तैयार है, आपको 20 चाहिए, तो उसके बीच में कैसे एमिकेबल सेटलमेंट हो जाए। या बच्चे को लेकर के चाइल्ड कस्टडी किसके पास रहनी, विजिटिंग एक्सेस राइट किसके पास रहने, बच्चे के एजुकेशन और बाकी जो खर्चे हैं वो किसे उठाने हैं और पर मंथ के जो मेंटेनेंस है वो किसे उठाने हैं। तो इस
इसको लेकर के अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसमें एमिकेबल सेटलमेंट हो जाए, कहाँ पर रहना है, रेजिडेंशियल राइट किसके रहेंगे, विमेन कहाँ रहेगी, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के दूसरे स्टेप में कोर्ट ट्राई करती है कि एमिकेबल सेटलमेंट हो जाए, म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज हो जाए दोनों पार्टीज के बीच में, जिससे उनका मामला सेटल हो जाए। और तीसरा, अगर कुछ नहीं तो फिर कॉन्टेस्ट कीजिए। जी हाँ, पहला स्टेप दोनों पार्टीज के बीच में पैचअप हो जाए, दोनों एक साथ आ जाएं। दूसरा स्टेप एमिकेबल सेटलमेंट हो जाए, म्यूचुअल दोनों अग्री कर जाएं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। और तीसरा कॉन्टेस्टेड, यानी अब लड़िए आप। अब पूरे की जो ट्रायल की प्रक्रिया है ना, 1 साल 2 साल 3 साल या उससे भी ज़्यादा, अब आप कोर्ट में लड़िए। प्रक्रिया मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बताई हुई थी, कभी और एक्सप्लेन करेंगे। इस बार पर्टिकुलरली हम लोगों ने जो सेक्शन 9 के बारे में बात की, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984, ये जानकारी आपको कैसी लगी और जो महत्वपूर्ण जजमेंट मैंने आपको बताया जहां पर गाइडलाइन स्टेप 1, 2, 3 से रिलेटेड लता पिंपल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में डिसाइड किया गया, अगर ये आपको जानकारी पसंद आई हो, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका अपना चैनल है ऑनलाइन लीगल एडवाइस, आप अपॉइंटमेंट बुक करके ही बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया है, साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके भी बात कर सकते हैं। आप सभी का कीमती और महत्वपूर्ण समय जो आपने मुझे दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद।